Student, I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today I will do चैप्टर नंबर ये आपका रहेगा, चैप्टर नंबर आपका 13 रहेगा। ये क्लास हमारी बीए सेकेंड ईयर है। तो कल हमने यहाँ इसकी डिफ़िकल्टीज़ और इसके मीनिंग को जाना था, मुद्रा क्या होती है। और जो है मुद्रा एक बेसिक सा मीनिंग है इसका भी। मुद्रा जो है किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो एक मुद्रा ही है, मतलब उसके तो मुद्रा का मीनिंग हम मतलब जो उसकी वस्तु का वैल्यू होती है वही उसकी मुद्रा बन जाती है। यानी कि वो एक विनिमय का माध्यम बोल सकते हैं, विनिमय का मूल्य का माप बोल सकते हैं, एक धन का संचय बोल सकते हैं। तो जिससे हम कोई वस्तु खरीदते हैं वही उसका जो उसका मूल्य है वही उसके लिए वो मुद्रा बन जाती है। ठीक है, तो हमने इसकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ कल मैंने करवाई थी वीडियो में। आज हम करते हैं इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम रिव्यू। सबसे पहले लेकिन जानते हैं इसका इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ स्टॉर्मन्स ग्रोथ ऑफ मनी। प्रोफेसर स्पॉल्डिंग के अनुसार क्या है, जो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति ने मुद्रा का विशेष रूप से खोज नहीं की है, उसको वैसे ही संयोगों से मिल गई। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, हम कैसे करें, पहले हम वस्तु के बदले वस्तु लेते थे जिसको हमने बार्टर सिस्टम कहा है। ठीक है, उसके बाद एक धातु प्रचलित हुई, उसके बाद कागज़ मुद्रा प्रचलित हुई, उसके बाद जो है प्लास्टिक मुद्रा प्रचलित में आई। तो ऐसे ऐसे ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है मुद्रा का विकास होता चला गया, समय के साथ साथ प्रचलन में आती चलेगी। मुद्रा का विकास सिद्धांत ये भी यही कहता है कि क्राउथर के अनुसार मुद्रा मनुष्य के मौलिक अधिकारों से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जो सरल वस्तु विनिमय से मौद्रिक लेखे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक चेतन तर्क शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनी इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन्स inventions. It needed the conscious reasoning power of man to make the step from simple barter to money accounting. यानी कि जो वस्तु विनिमय की के लिए जरूरत जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वैसे वैसे इसका विकास होता चला गया। तो भी अब देखते हैं सबसे पहले कौन सी मुद्रा आई थी। सबसे पहले आई थी हमारी वस्तु मुद्रा। इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन आया था। ठीक है, जैसे शंख है, कौड़ी है, अनाज है, वस्तु के बदले वस्तु ले लेते थे हम। जैसे पशु के बदले पशु ले लिया, और जैसे कोई धातु है उसके बदले धातु ले ली, या फिर ऐसा जिसको जैसे अकॉर्डिंग जिसकी ज़रूरत होती वैसे वो ले लेता था। सेकंड हमारी आई मेटालिक मनी, यानी कि धातु मुद्रा। फर्स्ट थी कमोडिटी मनी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु, और सेकंड हमारी आई मेटालिक मनी। मेटालिक यानी कि धातु के रूप में मुद्राएं होने लगी, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि धातु को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में इन धातुओं को टुकड़े का एक समान वजन के संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे इन टुकड़ों के वजन का जैसे विकसित हुआ, और जैसे उनके ऊपर मोहरें लगने लगी, मूल्य लिखने का विचार किया गया, भाई इसका इतना मूल्य है, इतना इतना मूल्य है। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी पेपर मनी, जो ऑलमोस्ट आप लोगों ने मोस्टली देखी है, यूज़ भी करी, आज भी कर रहे हैं। जैसे दूर दूर तक जो है हम व्यापार करते थे, धातु मुद्रा का हस्तांतरण असुविधाजनक हो गया था और चोरी होने का डर बना रहता था। तो व्यापारी दूर दूर के स्थान पर धातु मुद्रा ले जाने अपने शहरों के प्रतिष्ठित शराफा बाजारों में जमा करते चले गए। तो वो एक मुद्रा जमा कराने का जो प्रमाण निकला वो ये निकला कि पत्रों के आधार पर भी दूसरी जगह धन प्राप्त कर सकते थे। तो इसलिए हमारी जो है पत्र मुद्रा निकल कर सामने आई। उसके बाद हमारी आई है साख मुद्रा। साख मुद्रा का तो भी आप सब लोग जानते हैं। जैसे बैंकों ने साख मुद्रा को जन्म दिया। कैसे जन्म दिया? हम चेक पर साइन कर देते हैं, लो भाई चेक ले जाना, मेरे से इतना चेक ले जाना, अमाउंट लिखवा लेना और बैंक से निकलवा लेना। उसमें क्या है, ना तो आपको खतरा ना देने वाले को खतरा। ठीक है, विनिमय पत्र। विनिमय मतलब आप जिससे चीज़ कोई भी वस्तु ले सकते हैं उस चीज़ को दिखा के। प्रतिज्ञा पत्र, ड्राफ्ट आदि। ड्राफ्ट भी आप बैंक में दिखा के उससे पैसे निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ठीक है, एक सरल और सुरक्षित एवं कम खर्चीला है क्रेडिट मनी। उसके बाद आती है हमारी नियर मनी। नियर मनी इसके अंतर्गत हम जैसे ट्रेजरी बिल है, विनिमय बॉन्ड है। ठीक है, इसके क्या कहता है कि मुद्रा के विकास का 5वां चरण निकट मुद्रा है। और निकट मुद्रा उन पत्रों को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को तुरंत नहीं खरीदा जा सकता, जिन्हें मुद्रा के रूप में बड़ी सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने एक बॉन्ड ले लिया, भाई इसको कोई भी ज़मीन है तो उसके हम ऊपर हमने कागजी रूप में एक बॉन्ड ले लिया, तो ये 5 साल में इतना हो जाएगा या उतना हो जाएगा। तो इससे हम क्या है, निकट भविष्य में भी खर्च करने का हमें सुविधा मिल जाती है। तो ठीक है, अभी ये पॉइंट थे हमारे। इसका विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। वस्तु मुद्रा आई, फिर धातु मुद्रा आई, फिर पत्र मुद्रा आई, और फिर हमारी साख मुद्रा, और फिर हमारी आई निकट मुद्रा। निकट मुद्रा के अंतर्गत हमारे ये याद है ट्रेजरी बिल है, विनिमय बिल है, बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड। क्या होते हैं बॉन्ड? एक मतलब एक कागजी वो होते हैं,
कागजी प्रूफ होता है, ठीक है, उनको हम बॉन्ड बोल देते हैं। प्रतिभूतियाँ बैंकों में निश्चित काल के लिए जमा राशि, बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड, ई मनी आदि को हम इसमें हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक मुद्रा की प्रकृति कैसी है। मुद्रा की प्रकृति कैसी है भाई, मुद्रा एक साधन है, ठीक है। मुद्रा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग भी करते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम मुद्रा के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं को इसके थ्रू जो है संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में वही है, मुद्रा है कोई भी वस्तु जिसे वस्तु एवं सेवाओं के भुगतान या ऋण के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनी इज एनीथिंग एक्सेप्टेबल इन पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेटलमेंट ऑफ ए डेब्ट, ठीक है। सेकंड है, मुद्रा वह कोई भी वस्तु है जो मुद्रा के कार्य जैसे विनिमय का माध्य है, मूल्य का माप है, संचय है आदि के रूप में यूज की जाती है। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। दिस इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ द वैल्यू। ओके, उसके बाद देखो कन्वेंशनल अप्रोच आई हैं, अलग अलग ने कन्वेंशनल अप्रोच दी हैं अपनी। फर्स्ट है कन्वेंट अप्रोच यानी कि परंपरागत। सेकंड हमारी शिकागो अप्रोच। थर्ड हमारी गुरले एंड शाह अप्रोच। केंद्रीय बैंकिंग रेडक्लिफ दृष्टिकोण, सेंट्रल बैंकिंग एंड रेडक्लिफ अप्रोच। इन अप्रोच से कई बार जो है डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है अभी एग्जाम में, ठीक है। तो परंपरागत दृष्टिकोण से क्या है अभी, जैसे कोई भी वस्तु है जिसका मुद्रा की तरह प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है, ठीक है। अलग अलग जो है शास्त्रियों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये हमारा कन्वेंट दृष्टिकोण था, इनकी परंपरागत दृष्टिकोण, उन्होंने क्या दिया, मनी इज इक्वल टू नोट्स प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। मुद्रा क्या है, नोट प्लस कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट, इसके अकॉर्डिंग ये है। सेकंड हमारी आती है शिकागो अप्रोच। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर फ्रीडमैन ने किया है, मिल्टन फ्रीडमैन। ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है कि मुद्रा का सिद्धांत किसने दिया, तो उसने दिया भाई मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। मुद्रा क्रय शक्ति का एक अस्थायी निवास है। मनी इज द टेम्परेरी अबाउट ऑफ परचेजिंग पावर, मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके मुद्रा हमसे क्या करते हैं, इसके कारण जो है हम अपनी अर्थव्यवस्था में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मुद्रा के रूप में क्रय विक्रय कर सकते हैं, वस्तु का विनिमय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्रय शक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य करने के लिए मुद्रा के अंतर्गत करेंसी और मांग जमा के साथ साथ टाइम डिपॉजिट को भी इसने शामिल किया है, ठीक है। मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस ओ, तो वही शिकागो के अकॉर्डिंग जो है, शिकागो अप्रोच के अकॉर्डिंग है, मनी में टाइम डिपॉजिट को भी शामिल किया गया है। करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस में टाइम डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुरलेम शाह दृष्टिकोण। इसका कहना है कि भाई जो इन्होंने अपनी जो एक पुस्तक है, E.S. शाह ने अपनी पुस्तक मनी इन ए थ्योरी ऑफ फाइनेंस में इसका जिक्र किया है, मतलब इसको डिफाइन किया है। तो ये कह रहा है कि इन्होंने इसके अकॉर्डिंग जो है मुद्रा उन सब वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जो उसके लिए निकट प्रतिस्थापन होती हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। जैसे कि हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी। तो ये मुद्रा के रूप में कह रहा है। मुद्रा में करेंसी और मांग जमा के अतिरिक्त उनके प्रतिस्थापन जैसे समय जमा, बचत बैंक जमा, साख पत्र, शेयर बॉन्ड्स इत्यादि को शामिल किया जाता है जो मध्यस्थ का कार्य करती हैं। जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इसके अकॉर्डिंग आती हैं, जैसे बचत साख समिति आदि, बीमा निगम, बचत बैंक आदि को शामिल इसमें किया जाता है। तो इसको भी देखिए, अकॉर्डिंग टू गुरले शाह के अकॉर्डिंग मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस सेविंग बैंक डिपॉजिट प्लस शेयर एंड प्लस बॉन्ड, ओके। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को मुद्रा माना है। उसके बाद देखते हैं हम केंद्रीय बैंकिंग या रेडक्लिफ के अकॉर्डिंग। रेडक्लिफ के अकॉर्डिंग जो है, मनी इज़ द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि विभिन्न स्रोतों द्वारा की गई साख से है। उसके अकॉर्डिंग हम मनी इज इक्वल टू, इसके अंतर्गत आते हैं वही करेंसी, मांग जमा, समय जमा, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, असंगठित बैंकों संगठन द्वारा जारी की कुल साख को शामिल किया जाता है। तो मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट प्लस शेयर प्लस बॉन्ड, सिक्योरिटी, क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये उसमें शामिल की गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं वही
मेन कैरेक्टर्स ऑफ मनी, मेन कैरेक्टर्स देखिए, सामान्य स्वीकृति, स्वैच्छिक स्वीकृति, विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप है, मुद्रा साधन है, साध्य नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है वही, ठीक है। मुद्रा क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। मुद्रा किस साधन क्यों है? क्योंकि हम उससे वस्तु एवं सेवाएं खरीद सकते हैं, उसके द्वारा जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी पूर्ति का एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल है मुद्रा के ऊपर, जैसे सरकारी कार्य केवल प्रशासन कार्य नहीं करता बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब तरल संपत्ति के रूप में भी काम करती है। मुद्रा को सबसे अधिक तरल माना जाता है। तरल से अभिप्राय किससे है कि वस्तु का बिना कठिनाई, विलंब, शक्ति, इच्छा के अनुसार निवेश अथवा व्यय कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारी मकान है, भूमि है, फर्नीचर इत्यादि तरल नहीं है, उन्हें पहले बेचकर हम अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं और तरलता के इस गुण के परिणाम स्वरूप मूल्य का माप विनिमय माध्यम मानी जाती है। मुद्रा एक आवरण नहीं है। मनी इज नॉट ए हिल्ड। कि परंपरावादी और शास्त्रीय मुद्रा एक आवरण समझते थे, लेकिन उनका मत था कि मुद्रा केवल वस्तु एवं सेवाओं का ही क्रय विक्रय है। मुद्रा केवल जो आवरण ही नहीं है, वो एक सक्रिय तत्व है जिसके थ्रू हम कहीं पर भी अपनी जो है इच्छा के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब देखिए भी मेन फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कई बार, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। 3 फंक्शन प्राइमरी के दे देंगे और एक अलग से दे देंगे, इसमें से पूछ लेंगे कि भाई वो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो ठीक है, ये वही प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन यानी कि विनिमय का माध्यम है, इसको इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। तो इतना जान लीजिए वही कौन कौन सा आता है। मूल्य का मापदंड है, ठीक है। लेखे की इकाई से अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में हम कर सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट, यानी कि हर वस्तु को हम कीमत के रूप में चुका सकते हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है कि सेकेंडरी सब्सिडरी फंक्शन, स्थगित भुगतानों का मान, यानी कि जो हमने भविष्य में स्थगित कर दिए हैं, अभी नहीं करके हम उनको तत्काल नहीं करके हम भविष्य में स्थगित कर देते हैं। स्थगित भुगतानों का मान हम इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य का संचय है। मुद्रा को संचय के रूप में भी हम रख सकते हैं। संचय के रूप में विपराय की वस्तु एवं सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं है, तो हम बाद में उसके लिए रख देते हैं कि भाई ये उस समय के लिए यूज़ करने के लिए हैं। उसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण जो है मुद्रा के रूप में बहुत सुविधाजनक हो गया है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे आवश्यकताओं को जैसे पूर्ति के लिए हम दूर दूर से वस्तुएं खरीद लेते हैं। मुद्रा को तरलता के रूप में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण हम उसको कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक स्थान पर दूसरे स्थान से आसानी से चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। ये थी भी इसके फंक्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद कह रहा है कि आकस्मिक कार्य हैं। आकस्मिक कार्य जैसे साख का आधार है, ठीक है। ड्राफ्ट विनिमय के अकॉर्डिंग हम इससे जो है साख कार्य कर सकते हैं। लोग अपनी आय में कुछ राशि अर्थात बैंकों में जमा करते हैं और चेक द्वारा हम उसे निकलवा सकते हैं। साख का काम भी करती है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हम इससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं क्योंकि हम मुद्रा के माध्यम से हम अपनी उपयोगिता की वस्तु को खरीद सकते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। उस वस्तु को हम आसानी से खरीद सकते हैं। उसके बाद है कि राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय के वितरण में भी ये जो है हेल्प करती है। जो कि नाले के अकॉर्डिंग कह रहा है कि मुद्रा है उसके समान वस्तु के अभाव में विशिष्टतम श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु का विभिन्न उत्पादों का वितरण असंभव, क्योंकि प्रत्येक उत्पादक को अपनी सहायता के बदले उन वस्तुओं के रूप में ही भाग लेना पड़ेगा जिसके उत्पादन में उन्होंने मदद करी थी। तो राष्ट्रीय आय के वितरण में भी जो है ये सहायक है। जैसे मुद्रा के द्वारा हम मजदूरी लाभ, ब्याज, मजदूरी आदि के रूप में राष्ट्रीय आय वितरण करती है। उसके बाद कह रहा है कि निर्णय का वाहक है। प्रोफेसर ग्राहम ने जो है इस रूप में मुद्रा को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मुद्रा में धन का संचय करके हम अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ज़रूरत के लिए चीज़ खरीदी है, वो ज़रूरत ना करके दूसरी और उससे भी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है उसको हम उसके ऊपर हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मतलब निर्णय ले सकते हैं। शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा में जो है शोधन क्षमता की गारंटी भी पाई जाती है। मॉडर्न जो युग में है, मॉडर्न टाइम, इस टाइम में जो है मुद्रा जो है ज़्यादा महत्व मानी गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या फर्म जो है मुद्रा के रूप में अपने दायित्व का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे हम दिवालिया घोषित कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है पूंजी की तरलता में वृद्धि। पूंजी की तरलता में अपनी जो है सामान्य रूप से स्वीकृति का गुण होने के कारण जो है इसमें हम तरल बनाए रखने का उद्देश्य निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दो तरह से स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो तरह से फंक्शन है कार्य करती है, एक तो गत्यात्मक एक अगत्यात्मक। जो कि स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक मतलब कि जो निष्क्रिय है, मतलब जो एक बार ले लिया तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि मुद्रा के अगत्यात्मक कार्यों को परंपरागत स्थिर तकनीकी निष्क्रिय कार्य को भी इसको कहते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था केवल संचालन करते हैं, उसमें गति एवं वेग उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फंक्शन कहलाता है। जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक है, ये इसके अकॉर्डिंग आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गत्यात्मक कार्य, गत्यात्मक जैसे हमें इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इस तरह के जो फंक्शंस आते हैं। डायनामिक फंक्शन यानी कि जिसमें चेंज होता है। तो ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। इसमें मैंने आपको जो सारा कंप्लीट चैप्टर मैंने इसको आपको करवा दिया है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू मुद्रा का फुल चैप्टर करने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो, कभी सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें और इकोनॉमिक्स पढ़ सकें। ठीक है भाई, थैंक यू डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक बार फिर बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू।